एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मिंसा कॉमर्स क्वेस्ट। और मैं हूं रईस अहमद। और इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसके अंदर मैंने आपको पढ़ाया था टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी, जिसमें मैंने आपको 3 तरह की इलास्टिसिटी बताई थी: प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम इलास्टिसिटी एंड क्रॉस इलास्टिसिटी। अगर जिसने मेरी वो वाली वीडियो ना देखी होगी तो मेरे चैनल पर जाए और वहां एक वीडियो पड़ी है। किस नाम से होगी वो? टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी के नाम से है। इज दैट क्लियर? प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट के अंदर सब कुछ मिल जाएगा। ओके, लेकिन इस वीडियो के अंदर हम लोग सीखेंगे मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी। तो मैंने वहां जो 3 इलास्टिसिटी पढ़ाई थी, जिसमें से प्राइस इलास्टिसिटी, इनकम और क्रॉस। तो इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी वो आपका सिलेबस का पार्ट नहीं है, वो सिर्फ जनरल डेफिनेशन तक है, इलेबोरेशन में नहीं है, यानी उसके एक्सप्लेनेशंस नहीं दे रखे। तो बट अब जो पढ़ाएंगे वो हम लोग मेथड्स ऑफ इलास्टिसिटी यानी मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी, जो कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आपकी इलेबोरेशन में, उसी के हम लोग मेथड्स पढ़ेंगे। चलिए मैं स्टार्ट करता हूं और वीडियोस को आखिर तक देखना, क्योंकि मैं इसको बहुत आसान तरीके से समझा दूंगा। गॉट इट बेटा? तो मैं नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास methods of price elasticity of demand। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो आपके सिलेबस का ही पार्ट है, जिसमें 3 मेथड्स आपको पढ़ने हैं और इन्हीं मेथड्स के अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चंस भी करने हैं। कुछ जगहों पर 2 मेथड्स पढ़ाए जाते हैं, कुछ जगहों पर 3 मेथड्स है। वो डिपेंड ऑन द राइटर के ऊपर डिपेंड है, लेकिन मैं आपको 3 पढ़ा देता हूं जो मैक्सिमम मेथड्स है। तो पहला जो मेथड है वो आपके पास क्या चीज है, मैं चार्ट बना देता हूं, चार्ट के जरिए आसान हो जाता है सीखना। ठीक है बेटा? तो पहला मेथड है आपके पास एक्सपेंडिचर मेथड। कौन सा बेटा? एक्सपेंडिचर मेथड। और इसी का दूसरा नाम होता है टोटल आउटले मेथड। क्या नाम होता है बेटा इसका? दूसरा टोटल आउटले मेथड। इज दैट क्लियर? यानी एक्सपेंडिचर मेथड को हम लोग टोटल आउटले मेथड भी कहते हैं। और ये आपके पास दूसरा मेथड होता है परसेंटेज मेथड, और इसी का दूसरा नाम होता है प्रोपोर्शनेट मेथड। क्या होता है बेटा? प्रोपोर्शनेट। और तीसरा मेथड होता है जियोमेट्रिक मेथड। कौन सा मेथड होता है बेटा? जियोमेट्रिक मेथड। और इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट मेथड। क्या कहते हैं इसको? पॉइंट मेथड। इज दैट क्लियर? यानी देयर आर 3 मेथड्स, ईच वन ऑफ देम हैज 2 नेम्स। हर एक मेथड का 2 नाम है। एक्सपेंडिचर यानी टोटल आउटले, परसेंटेज यानी प्रोपोर्शनेट, और दूसरा आपके पास ज्योमेट्रिक यानी पॉइंट मेथड। अब इन मेथड्स को मैं इलेबोरेट करूंगा 1 बाय 1 करके। तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी के नहीं है, प्राइस इलास्टिसिटी के हैं। ध्यान रखना, प्राइस इलास्टिसिटी आपका सिलेबस का पार्ट है, जिसको मैं ब्रीफली डिफाइन कर रहा हूं। ओके, चलिए मैं सबसे पहले एक्सपेंडिचर मेथड को डिफाइन करता हूं। इस मेथड में हम क्या करते हैं? तो ये मेथड जो है वो एनालिसिस वे कहलाता है। कौन सा कहलाता है? कौन सा वे कहलाता है बेटा? ये एनालिसिस वे। इज दैट क्लियर? और इस मेथड को हम लोग बोलते हैं कंप्यूटेशन वे, और इसको हम लोग बोलते हैं प्रेजेंटेशन वे। वे मतलब एक तरीका, एक मैनर, एक रास्ता, जिसे हम लोग इसको क्या बोलते हैं बेटा? पहला मेथड क्या है आपके पास? एक्सपेंडिचर मेथड, जो एनालिसिस वे के नाम से जाना जाता है। दूसरा मेथड कंप्यूटेशन, तीसरा प्रेजेंटेशन। अब बात मैं करता हूं सिर्फ इस मेथड की, उन दोनों को अभी छोड़ देता हूं, उन दोनों को मैं बाद में। एक्सपेंडिचर यानी टोटल आउटले मेथड, इसको कहते हैं एनालिसिस वे। एनालिसिस वे का मतलब होता है कि हमें यहां पर सिर्फ एनालिसिस करना है, एनालाइज करना है, इंस्पेक्ट करना है, यानी इंस्पेक्शन करना है। किस चीज को एनालिसिस करना है बेटा? तो सबसे बड़ी चीज है कि हम जब यहां एनालिसिस करेंगे तो किसका एनालिसिस करेंगे, किसको इंस्पेक्ट करेंगे? तो इस मेथड में हम 2 चीजों के रिलेशन को एनालिसिस करते हैं। किसको करते हैं? 2 चीजों के रिलेशन को एनालिसिस करते हैं। वो 2 चीजें कौन सी रिलेशन में कौन सी चीजें होती हैं? तो याद रखो, अंडर दिस मेथड we analyze
वी एनालाइज यानी वी मेक एनालिसिस। चलो मैं एनालाइज की जगह वी मेक लिख सकता हूं, बेटर वो टर्म है। वी मेक एनालिसिस ऑन किसका, एनालिसिस किसका, ऑन रिलेशन ऑफ, किसका रिलेशन, एक्सपेंडिचर एंड प्राइस ऑफ कमोडिटी। देखो बेटा मैंने यहां पर दो चीजें लिखी हैं, एक लिखी है मैंने एक्सपेंडिचर, दूसरा लिखा मैंने आपके पास प्राइस ऑफ द कमोडिटी। तो ख्याल रखना, ध्यान रखा करो, यह एक्सपेंडिचर मैंने पहले लिखा है और प्राइस बाद में। अगर मैं चाहता तो प्राइस को पहले लिख सकता था और एक्सपेंडिचर को बाद में। अगर मैं प्राइस को पहले लिखूंगा तो रिलेशन सही एग्जिस्ट नहीं बैठेगा। तो एक्सपेंडिचर का रिलेशन देखना है इन टर्म्स ऑफ प्राइस। इसका मतलब क्या हुआ, एक्सपेंडिचर को एनालाइज करना है इन टर्म्स ऑफ प्राइस, ना कि प्राइस एनालिसिस करना है इन टर्म्स ऑफ एक्सपेंडिचर। तो ध्यान रखो, किस चीज को एनालाइज करेंगे, एक्सपेंडिचर को, किसके अकॉर्डिंग, किसके बेस पर, प्राइस के बेस पर। गॉट इट। किसको एनालाइज करना है यहां पर, एक्सपेंडिचर को एनालाइज करना है प्राइस के अकॉर्डिंग, यानी एक्सपेंडिचर और प्राइस का रिलेशन देखना है। समझ गए। तो देयरफॉर अब मैं इसको यहां इलैबोरेट करता हूं, इसको रब कर देता हूं। अब एक्सपेंडिचर और प्राइस का रिलेशन किस तरीके से देखना है, तो अगर मान लो इफ रिलेशन, अगर मान लो कौन सा रिलेशन है, पॉजिटिव रिलेशन। पॉजिटिव रिलेशन मींस क्या होता है बेटा, कि एक्सपेंडिचर, प्राइस बढ़ गया और एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, और प्राइस घट गया, एक्सपेंडिचर भी घट गया। याद रखो, रिलेशन चेक करना है एक्सपेंडिचर का ऑन बेसिस ऑफ द प्राइस, यानी प्राइस के अकॉर्डिंग एक्सपेंडिचर को देखना है। किसको देखना है, एक्सपेंडिचर को इंस्पेक्ट करना है प्राइस के अकॉर्डिंग। बात को ख्याल रखना, ध्यान रखना, फिर मैं कह रहा हूं यहां पर प्राइस को नहीं चेक करना, एक्सपेंडिचर को एनालाइज करना है प्राइस के अकॉर्डिंग। अगर प्राइस बढ़ता है तो एक्सपेंडिचर भी बढ़ गया, और प्राइस घट गया तो एक्सपेंडिचर भी घट गया। तो देयरफॉर इट इज सेड द पॉजिटिव रिलेशन। अगर पॉजिटिव रिलेशन है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन ऑलवेज बी 1। कैसी होगी हमेशा, अगर पॉजिटिव रिलेशन एग्जिस्ट करता है बिटवीन द एक्सपेंडिचर एंड द प्राइस ऑफ द कमोडिटी, मैं एक्सपेंडिचर को पहले बोल रहा हूं, if the relation exists between the expenditure on commodity and price of the commodity, यानी जिस कमोडिटी पर हम खर्चा कर रहे हैं उसका एक्सपेंडिचर और उसी के प्राइस के बीच में रिलेशन अगर पॉजिटिव है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमेशा क्या होगी, लेस देन 1। सिर्फ ये तो हमें एनालिसिस करना है, रिलेशन देखो खत्म कहानी। यानी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 को हम क्या बोलते हैं, लेस देन यूनिट इलास्टिक। क्या कहते हैं बेटा, लेस देन यूनिट इलास्टिक। इज दैट क्लियर। अभी मैं एक टेबल के थ्रू भी समझाऊंगा सारी चीजों को, पहले मैं सिर्फ रिलेशन बता देता हूं। एक तो रिलेशन ये आ गया, दूसरा रिलेशन है आपके पास नेगेटिव रिलेशन। अगर मान लो नेगेटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन का मतलब क्या है, प्राइस तो बढ़ गया बट खर्चा घट गया, या अदर टर्म्स प्राइस घट गया बट खर्चा बढ़ गया। यानी प्राइस के बढ़ने से खर्चा तो घट रहा है, या प्राइस के घटने से खर्चा बढ़ रहा है। गॉट इट। तो देयरफॉर कौन सा रिलेशन आ जाएगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव रिलेशन है तो ईडी हमेशा मोर देन 1 होगा, यानी यहां लेस देन यूनिट था, यहां पर क्या हो जाएगा, मोर देन यूनिट इलास्टिक। क्या हो जाएगा बेटा, नेक्स्ट तीसरा रिलेशन है नो रिलेशन। नो रिलेशन का मतलब क्या हो गया, यानी प्राइस बढ़े या घटे खर्चे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। जैसे इन केस ऑफ द पेट्रोल, पेट्रोल के केस में हम क्या करते हैं, जब हम कभी भी पेट्रोल लेने जाते हैं तो हम प्राइस को ज्यादा चेक नहीं करते कि भाई 70 है या 72 है या 80 है, हम तो सिर्फ 100 रुपए दे देते हैं, भाई 100 रुपए का डाल दे, या 200 दे देते हैं 200 का डाल दे। यानी हमारा खर्चा क्या है, 100 का, जैसे हम पहले कर रहे थे, चाहे प्राइस 1 रुपया घट जाए या 1 रुपया बढ़ जाए। गॉट इट। तो प्राइस के घटने और बढ़ने से खर्चे पर कोई फर्क नहीं पड़ा। तो बेस्ट एग्जांपल थी मैंने कंजम्पशन ऑफ पेट्रोल, बेस्ट एग्जांपल यही थी, अक्सर लोग यही करते हैं। तो नो रिलेशन का मतलब क्या हो गया आपके पास, यानी प्राइस बढ़ा,
एक्सपेंडिचर नॉट चेंज, प्राइस तो बढ़ गया लेकिन एक्सपेंडिचर नॉट चेंज, और या प्राइस घट गया तब भी एक्सपेंडिचर नॉट चेंज। यानी बहुत सारे और भी एग्जांपल हैं कि आपको अगर किसी चीज पर 100 रुपए खर्च करना है तो प्राइस घट जाए या बढ़ जाए, हम तो 100 रुपए ही खर्च करेंगे। तो अगर मान लो नो रिलेशन है तो ईडी ऑलवेज इक्वल टू 1, इसको हम लोग बोलते हैं यूनिट इलास्टिक। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट इलास्टिक। समझ गए? चलिए मैं अब आपके पास एक टेबल बना देता हूं जिससे कि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपको कौन कौन से रिलेशन है, किस किस तरीके से आपको सीखने, एक टेबल के थ्रू मैं आपको सिखाता हूं। चलिए मैं आपके टेबल बनाता हूं और वो टेबल है आपके पास इस तरीके से। थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है बेटा? इसमें कितने कॉलम्स हैं? सबसे पहला जो कॉलम बनेगा तो वो तो मैं आपके केस का बना देता हूं, यहां पर मैं लिख दूंगा केसेस। फिर दूसरा जो कॉलम बनेगा वो मेरे पास प्राइस का बनेगा, और जो तीसरा कॉलम बनेगा वो मेरे पास क्वांटिटी का बनेगा, और जो चौथा कॉलम है वो मेरे पास एक्सपेंडिचर का बनेगा, और जो पांचवा कॉलम है वो मेरे पास रिलेशन का बनेगा, और जो छठा कॉलम है वो बनेगा मेरे पास रिमार्क्स। ठीक है, अब केस 1, फर्स्ट केस, तीन ही केस लेने हैं ना मुझे क्योंकि तीन ही रिलेशन है। तो पहला केस इस तरीके से, दूसरा केस ये आ गया, और तीसरा केस ये डिफाइन हो गया। इज दैट क्लियर? अब ईच केस के अंदर मुझे क्या बनाना है? 2 रोज बनानी है क्योंकि मुझे दोनों रिलेशन सिखाने हैं। किस तरीके से है वो यहां देखो। पहला प्राइस मान लो मेरे पास 10 रुपए थी। प्राइस कितने थे मेरे पास? 10 रुपए। तो मैं क्वांटिटी कितनी खरीदता था? वो भी 10 यूनिट खरीदता था, यानी 10 रुपए पर मैं 10 चॉकलेट खरीदता था। तो मेरा खर्चा कितना हो गया बेटा? 100 रुपए का, क्योंकि प्राइस और क्वांटिटी को हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाइड, इक्वल्स टू क्या बनेगा? खर्चा। ठीक है, मान लो प्राइस हो गए मेरे पास 12 रुपए। प्राइस कितने हो गए? अब प्राइस तो बढ़ गई, प्राइस के बढ़ने से मैंने क्या किया? खर्चा कम कर दिया। पहला प्राइस कितने थे मेरे पास? 10 रुपए, 100 रुपए का खर्चा। अब प्राइस मेरे 10 रुपए से हो गए बेटा 12 रुपए। तो मैं जो 10 यूनिट खरीदता था या 10 चॉकलेट खरीदता था, तो वो 10 की जगह मैंने 8 चॉकलेट ले ली। तो मेरे पास खर्चा कितना हो गया? 96। 12 8 96। इज दैट क्लियर? तो अब खुद सोचो, प्राइस बढ़ गया लेकिन खर्चा घट गया। प्राइस तो बढ़ा लेकिन खर्चा क्या हुआ बेटा? घट गया। जब मेरे पास खर्चा घट गया तो बताओ मेरा रिलेशन कौन सा है? नेगेटिव। कौन सा रिलेशन आ गया बेटा? नेगेटिव रिलेशन। या तो इसका उल्टा कर लो कि प्राइस घट गया, खर्चा बढ़ गया। प्राइस के घटने से खर्चा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। या प्राइस के बढ़ने से खर्चा क्या हो रहा है? घट रहा है। तो देयरफॉर नेगेटिव रिलेशन। अब जब नेगेटिव रिलेशन है तो ईडी क्या होगी आपकी? मोर देन 1, यानी कैसी होगी? मोर देन यूनिट इलास्टिक। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड केस क्या था? वही मैं इसी एग्जांपल को कंटिन्यू करता हूं। 10 रुपए पर 10 यूनिट खरीदता था, कितने हो गए मेरे पास? 100। मेरा आपके पास प्राइस बढ़ गए, प्राइस बढ़ने के बाद मैंने कितना हुआ? 15 मेरा प्राइस हो गया, लेकिन यूनिट मैंने कितने कर दिए? 8। खर्चा क्या हो गया? 120। 8 यूनिट है लेकिन प्राइस मेरा यहां ज्यादा बढ़ गया। तो अब खुद सोचो, प्राइस तो मेरा क्या हो रहा है बेटा? बढ़ रहा है, लेकिन खर्चा भी तो बढ़ रहा है। जब मेरा प्राइस के साथ साथ खर्चा भी बढ़ रहा है तो कौन सा रिलेशन आ गया? पॉजिटिव रिलेशन। और जब पॉजिटिव रिलेशन होगा तो ईडी लेस देन 1, यानी लेस देन यूनिट इलास्टिक। क्या कहलाएगी बेटा? लेस देन यूनिट। नेक्स्ट क्या है? इसी एग्जांपल को मैं कंटिन्यू। प्राइस 10 रुपए, यूनिट भी 10 रुपए, खर्चा 100 रुपए। मेरा प्राइस कितना हो गया? 8 रुपए। प्राइस तो घट गए बट खर्चा मेरा कितना हो गया आपका? इसको मैं कंटिन्यू ऐसे करता हूं,
जब मेरे प्राइस 10 रुपए तो मैंने 8 यूनिट, खर्चा मेरा 80 रुपए का। प्राइस मेरे घट गए 8 रुपए, लेकिन खर्चा मैंने बढ़ा दिया। तो देयरफॉर प्राइस घटेगा लेकिन खर्चा सेम रहा, तो इसमें कहते हैं नो रिलेशन। गॉट इट बेटा? यानी प्राइस तो मेरा घट रहा है। जब मैं 10 रुपए प्राइस था तो मैं 8 यूनिट, 8 किलो, 8 चॉकलेट, 8 कुछ भी आइटम लेता था, तो खर्चा मेरा 80 रुपए का था। उसके बाद जब प्राइस नेक्स्ट कंडीशन में घट गया, लेकिन मैंने अपने यूनिट्स को बढ़ा दिया, लेकिन यूनिट्स के बढ़ने से खर्चा नहीं बढ़ा। समझ गए? 10 रुपए पर 8 लेता था, 8 रुपए पर 10 यूनिट ले रहा हूं, लेकिन मेरा खर्चा दोनों केसेस में सेम है। इसको बोलते हैं नो रिलेशन। और जब रिलेशन नहीं होता तो ईडी ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। ईडी ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1। और जब ईडी आपके पास 1 होगी तो क्या कहलाएगी? यूनिट इलास्टिक। क्या कहलाएगी बेटा? यूनिट इलास्टिक या यूनिटरी। यूनिट को हम लोग यूनिटरी भी कह सकते हैं। तो ये बताओ मुझे कि यहां तक आ गया समझ में? कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको कौन सा मेथड अच्छी तरीके से समझ में आया है। इज दैट क्लियर? चलिए मैं एक नेक्स्ट मेथड शुरू करता हूं जो है आपके पास परसेंटेज मेथड। हाँ तो भाई अब है हमारे पास नेक्स्ट मेथड, क्योंकि मैंने आपको बोले थे 3 मेथड थे। पहला मेथड था एक्सपेंडिचर, दूसरा था आपका परसेंटेज यानी प्रोपोर्शनेट। तो मैं परसेंटेज यानी प्रोपोर्शनेट मेथड को शुरू करता हूं। और परसेंटेज मेथड यानी प्रोपोर्शनेट मेथड कौन सा वे था? कंप्यूटेशन वे। कंप्यूटेशन वे का मतलब होता है कि अब हमें क्या करना होगा? कैलकुलेशन, यानी कैलकुलेशन बेस। यहां पर हमें निकालनी होगी वैल्यू। यहां पर हमने क्या बढ़ाया था? वैल्यू नहीं बताई थी, बस सिर्फ आपका एनालिसिस बता दिया, मोर देन 1 होगी या लेस देन 1 होगी या फिर 1 होगी। वो सिर्फ एनालिसिस वे था जो एक्सपेंडिचर। लेकिन कंप्यूटेशन वे के अंदर क्या करना होगा? आपको कैलकुलेशन करनी होगी, और कैलकुलेशन जब करनी होती है तो एक फॉर्मूला होता है। इज दैट क्लियर? तो मैं आपको लिख देता हूं बोर्ड पर। कौन सा मेथड है? परसेंटेज मेथड। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं दूसरे शब्दों में? प्रोपोर्शनेट मेथड। वीडियो को लास्ट तक देखो ताकि आपको समझ में आ जाएगी। इज दैट क्लियर? जब तक आप वीडियोस को आखिर तक नहीं देखोगे, स्किप कर करके देखोगे, तो आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं, समझ में कुछ भी नहीं आएगा। क्योंकि पता ना किस वक्त कौन सी चीज जिसको शॉर्ट हैंड कर दिया जाए। क्योंकि मैं हर वीडियोस के अंदर कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ाता हूं अपने, क्योंकि मेरे चैनल पर जाइए, वहां जितनी वीडियोस हैं तो सारी वीडियोस को अगर आप देखोगे तो हर वीडियो के अंदर कहीं ना कहीं एक शॉर्ट ट्रिक जरूर होगी। अब ये जरूरी नहीं है कि मैं शुरू में बताऊं, या ये भी जरूरी नहीं है कि आप एंड में, क्योंकि वो ट्रिक्स जो होती है वो टॉपिक वाइज आती है। समझ गए? जैसे हर अभी मैंने एक्सपेंडिचर पढ़ाया था, उसकी भी ट्रिक्स बता दी थी और टेबल के थ्रू थी। तो हर चैप्टर की, हर टॉपिक की अलग ट्रिक्स होती है, वो कभी भी आ सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि वीडियोस को हमेशा लास्ट तक देखो, क्योंकि पता ना किस जगह टॉपिक की शॉर्ट ट्रिक्स और टिप्स दे रखे हों। चलिए खैर मैं मेथड्स पर आता हूं। तो परसेंटेज मेथड ये कंप्यूटेशन वे है। अब हमें एक फॉर्मूला निकालना होगा, फॉर्मूले का यूज करना होगा ईडी निकालने के लिए। क्या है फॉर्मूला? क्या है यहां पर आपके प्रोपोर्शनेट में? माइनस डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। अब पी जीरो और क्यू जीरो भी कहते हैं। कुछ जगहों पर ये पी बाई क्यू लिखा होगा या फिर पी जीरो क्यू जीरो, यानी कोई फर्क नहीं है। लेकिन याद रखना, अगर जीरो दे रखा है तब भी कोई डरने वाली बात नहीं है, नहीं भी दे रखा तब भी कोई डरने वाली बात नहीं है। इसको सिर्फ हमेशा कहते हैं ओरिजिनल प्राइस या ओरिजिनल, यानी बिफोर चेंज, चेंज होने से पहले क्या कंडीशन थी वो चीज आपके पास प्राइस और क्वांटिटी कहलाती है। अब मैं आपके पास ये पढ़ाता हूं। डेल्टा क्यू कहलाता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, यानी डेल्टा क्यू का जो फॉर्मूला होगा वो हमेशा होगा Q1 माइनस Q0, यानी न्यू क्वांटिटी माइनस ओरिजिनल क्वांटिटी, जो पहली वाली क्वांटिटी थी। यानी न्यू क्वांटिटी से हमेशा ओरिजिनल क्वांटिटी को माइनस करेंगे तो आपके पास डेल्टा क्यू यानी चेंज इन क्वांटिटी। अब सिमिलरली डेल्टा पी क्या कहलाता है आपके पास? चेंज इन प्राइस। अब डेल्टा पी का जो फॉर्मूला वो क्या कहलाएगा आपके पास? न्यू प्राइस
माइनस ओल्ड प्राइस। समझ गए? अब न्यू प्राइस P1 माइनस P0, ये चीजें हैं। अच्छा, और P0 क्या कहलाता है आपके पास? ओल्ड प्राइस यानी ओरिजिनल प्राइस या ओल्ड प्राइस। और Q0 ओरिजिनल क्वांटिटी या ओल्ड क्वांटिटी। हैव यू अंडरस्टैंड? आगे बेटा समझ में? चाहे ओल्ड क्वांटिटी का हो या फिर ओरिजिनल क्वांटिटी का हो या फिर ओल्ड प्राइस का हो या फिर ओरिजिनल प्राइस का हो। अब बात आती है सर ये माइनस क्यों लगा हुआ है यहां पर? ये माइनस इसलिए लगा हुआ है क्योंकि आपको पता है कि डिमांड का जो लॉ है उसके अंदर नेगेटिव रिलेशन है। क्योंकि आपको पता होगा कि जब आप एक वेरिएबल यानी डेल्टा क्यू या डेल्टा पी, इनमें से एक वेरिएबल हमेशा माइनस में आएगा। क्या निकल कर आएगा? माइनस में। क्योंकि नेगेटिव रिलेशन जब होता है तो एक वेरिएबल का जो चेंज वो माइनस में आएगा। उस माइनस को प्लस करने के लिए हम लोग माइनस का इस्तेमाल करते हैं। कुछ राइटर्स इसको माइनस लिख देते हैं, कुछ राइटर्स माइनस लिखते ही नहीं है, मतलब खाली सिर्फ इसी फॉर्मूले को। तब भी आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर माइनस लिखा हो तो ठीक, ना लिखा हो तो भी ठीक है। अगर आपको माइनस दे रखा है तो आप माइनस लिख दो, नहीं दे रखा है तो मत लिखो। लेकिन बेटर है कि इसको माइनस लिख देना, क्योंकि वो आपके पास पॉजिटिव बन जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा डिमांड की जो इलास्टिसिटी है वो हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये कौन सा मेथड है? प्रोपोर्शनेट मेथड। अभी इसी का दूसरा आएगा परसेंटेज। इसके अंदर ये प्रोपोर्शनेट का फॉर्मूला था, अब मैं आपके पास पढ़ाने जा रहा हूं परसेंटेज का फॉर्मूला। चीज यही है, कोई फर्क नहीं है। अब इसी को हम लोग परसेंटेज बेसिस अगर दे रखा है, यानी ओल्ड और न्यू क्वांटिटी नहीं दे रखी, तो हम परसेंटेज, तो देयरफॉर फॉर्मूला आपके पास यही रहेगा। यहां देखो, ये कहलाता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये फॉर्मूला है। और ये कहलाएगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन परसेंटेज डेल्टा पी। समझ गए बेटा? आगे समझ में नहीं तो देयरफॉर या तो आपके पास इस तरीके से वेरिएशंस दे रखे हैं तो हम इस फॉर्मूले से निकाल लें। अगर इसमें नहीं दे रखा, परसेंटेज बेसिस में हमें कहीं वैल्यूज दे रखी है, तो हम ये फॉर्मूला निकाल लेंगे। अब इसको और ये दोनों चीजें सेम ही है। अगर मान लो कि मैं इसकी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर दूं तब ये वैल्यूज बन जाएंगी। जैसे मैं आपको चलो बता देता हूं, परसेंटेज डेल्टा क्यू के क्या होता है? परसेंटेज डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, यही फॉर्मूला होगा ना परसेंटेज निकालने का। किसकी परसेंटेज निकालना है? चेंज इन क्वांटिटी की। तो जिसकी परसेंटेज निकालते हैं हम उसे ऊपर रख देते हैं। परसेंटेज ऑफ डेल्टा क्यू है तो यानी डेल्टा क्यू अपॉन ऑन द बेसिस ऑफ द ओरिजिनल, यानी जो बेस है, बेस क्या आपका? ओल्ड। तो डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज है तो आप 100। सिमिलरली यहां भी डेल्टा पी अपॉन पी इंटू 100। समझ गए? अब बात इसको एक्सप्लेन करोगे तो क्या हो जाएगा? ये वाला 100 इस 100 से कैंसिल, क्या बचेगा आपके पास? डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, और ये नीचे वाला आपको पता रेसिप्रोकल हो जाता है, पी बाई डेल्टा पी। अब आगे पीछे तो कर सकते हैं ना, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी बाई क्यू। देखो ये फॉर्मूला और ये फॉर्मूला सेम आ गया, नहीं आ गया? कोई फर्क नहीं है बेटा, बट फर्क ये था कि कुछ जगहों पर आपके पास परसेंटेज वैल्यू अगर दे रखी है तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे। बट ध्यान रखना, जब परसेंटेज दे रखी होंगी तो डिमांड को हमेशा ऊपर रखते हैं। क्यों डिमांड को? क्योंकि हम जो इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं वो किसकी निकाल रहे हैं? डिमांड की इलास्टिसिटी निकाल रहे हैं। इसलिए हमेशा डिमांड को ऊपर रखेंगे और प्राइस का परसेंटेज नीचे रखेंगे। ओके बेटा, ये मेथड भी आपका क्लियर हो गया होगा। So the next method is geometric method. कौन सा मेथड है बेटा? जियोमेट्रिक। इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट मेथड। क्या कहते हैं इसको बेटा? जियोमेट्रिक मेथड भी कहते हैं, पॉइंट मेथड भी कहते हैं। पॉइंट मेथड इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस मेथड के अंदर हम क्या करते हैं,
एक डिमांड कर्व ड्रॉ, क्या करते हैं, एक डिमांड कर्व ड्रॉ करते हैं जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को टच करता है। क्या करता हो, दोनों को टच करता, और फिर उस डिमांड कर्व पे हम पॉइंट्स लेते हैं, जिन पॉइंट्स पर हमें मेजरमेंट करनी होती है किसकी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इज दैट क्लियर? तो अंडर दिस मेथड अ डिमांड कर्व इज ड्रॉन which meets x axis as well as y axis। समझ गए? जिसको कहते हैं इंटरसेप्ट। क्या कहते हैं उसको, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट मींस क्या होता है, जब कोई भी लाइन x एक्सिस को और y एक्सिस को टच करती है, जिस पॉइंट पर टच करती है वो इंटरसेप्ट कहलाता है। सेक्ट नहीं, सेप्ट, CEPT। इंटरसेक्ट में तो SECT आता है, तो मैं सेक्ट नहीं पढ़ा रहा, मैं सेप्ट पढ़ा रहा हूं। तो इंटरसेप्ट समझ गए होंगे, यानी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे। तो ध्यान रखो, अब मैं आपको लिख देता हूं, अंडर दिस मेथड अ डिमांड कर्व इज ड्रॉन which meets x axis and y axis. Points are taken on DD curve to measure or represent। क्या रिप्रेजेंट करना, टू मेजर और रिप्रेजेंट क्या करना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या करना बेटा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को रिप्रेजेंट यानी मेजर करना। तो वो मैं अभी आपको बताता हूं किस तरीके से करना होगा, कैसे करना होगा। ध्यान रखो, देखो कोशिश करना समझने की। ये आपके पास एक्स एक्सिस और ये आपका वाई एक्सिस, ठीक है बेटा। अब मैंने डीडी कर्व ड्रॉ कर लिया, ये आपके पास ए और बी। तो देयरफॉर फॉर्मूला क्या होता है, इलास्टिसिटी एट पॉइंट। क्योंकि पॉइंट मेथड है तो हमें क्या करना होगा, इलास्टिसिटी निकालनी होगी पॉइंट पर। किस पॉइंट पर, उसका नाम ये लिखना होगा। उसका फॉर्मूला होता है लोअर सेगमेंट अपॉन अपर सेगमेंट, यानी लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट क्या लिखना होगा, उसका साइज। क्या है आपका साइज, यानी कितना सेंटीमीटर है, कितना मीटर है, कितना किलोमीटर, जो भी उसका साइज होगा, लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट। और सेगमेंट किसे कहते हैं, पार्ट्स यानी टुकड़ा। जिस पॉइंट पर निकालेंगे उसका नाम यहां लिखना होगा। अब वो मैं आपको डिफाइन करता हूं। तो देयरफॉर क्या कहता है, लेट ए बी इज अ डिमांड कर्व। ए बी क्या है आपके पास, एक डिमांड कर्व है, और विच मीट्स वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस एट पॉइंट ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। अब मैं यहां से लिख लेता हूं, ए बी इज डीडी कर्व meets x axis and y axis at B and A respectively। ठीक है, इसमें एक मैं मिड पॉइंट ले लेता हूं M को क्या ले लेता हूं बेटा, मिड पॉइंट। M is midpoint of AB, therefore AM is equal to BM। मैंने एक मिड पॉइंट ले लिया M, जो आपका AB का था। यानी M, समझ गए बेटा। M को क्या ले लिया मैंने, मिड पॉइंट ले लिया, तो AM इज इक्वल टू BM हो गया। अब बात आती है पॉइंट्स की। तो अब इस सेगमेंट यहां से लेकर यहां तक मैं कोई भी पॉइंट्स चाहे यहां लू, कहीं भी एक पॉइंट लगा लेता हूं। मान लो मैंने यहां पर ले लिया एक पॉइंट P, और इस बीच में इस वाले सेगमेंट में भी मैंने ले लिया एक पॉइंट Q। समझ गए? अब ध्यान रखना, इस पॉइंट पर निकालो, इस पर निकालो, इस पर निकालो, इस पर। तो देयरफॉर मिड पॉइंट से नीचे कहीं भी ले लो,
मिड पॉइंट से ऊपर कहीं भी ले लो। तो अब आपके पास 5 पॉइंट्स हो गए। 5 पॉइंट्स पे यानी ए पी एम क्यू बी, इन 5 पॉइंट्स पे मैं इलास्टिसिटी निकाल के दिखाता हूं। तो देयरफॉर इलास्टिसिटी एट ए, अब एट ए पे निकालनी है। तो ए तो ये है ना बेटा। अब बताओ ए पर क्या है, लोअर सेगमेंट क्या है। तो ए पर लोअर सेगमेंट पूरा का पूरा ए बी है ना, और अपर सेगमेंट इसका तो 0 है, अपर सेगमेंट है ही नहीं भाई, इससे ऊपर तो सेगमेंट है नहीं ना, इसके नीचे तो पूरा का पूरा ए बी है। तो देयरफॉर एट ए निकलेगा तो इट मींस क्या कहलाएगी, इनफाइनाइट या नहीं, क्योंकि 0 से डिवाइड करेंगे ए बी को। ए बी का साइज व्हाटसोएवर, चाहे वो 2 हो, 4 हो, 5 हो, 10 हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं। लेकिन ए बी का जो भी साइज है, चाहे वो 2, 5, 6, तो 0 से डिवाइड करने तो हमेशा इंफिनिटी होगा। तो देयरफॉर इलास्टिसिटी एट ए ऑलवेज बी इनफाइनाइट। इसको मैं आगे और पढ़ाऊंगा इस टॉपिक को, जब इसके बाद एक नेक्स्ट वीडियो आएगी जहां पर मैंने आपको पढ़ाऊंगा डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। जब डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी पढ़ाऊंगा तो ये सारे पॉइंट्स तब क्लियर होंगे अच्छी तरीके से। तो इसके बाद जो नई वीडियोस आएगी वो आएगी डिग्रीज की, लेकिन इससे पहले तो कैलकुलेशंस की आएंगी। तो अभी सिर्फ यहां ये सीख लो कि ये बस लोअर सेगमेंट और अपर सेगमेंट का रिलेशन। अब बात आती है ईडी एट एम, मैं एम पॉइंट पे निकालता हूं। तो पॉइंट एम, अब एम से नीचे और एम से ऊपर, तो बताओ एम के लोअर सेगमेंट क्या है, एम की लोअर सेगमेंट तो बीएम है ना पूरी, बीएम, और एम के ऊपर क्या है, एएम। अच्छा, बीएम अपॉन बीएम कैसे, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला ना एएम इज इक्वल टू बीएम, एएम और बीएम बराबर है, तो मैंने एएम की जगह क्या कर दिया, बीएम कर दिया, बिकॉज एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इट मींस क्या हो गया, 1, तो ऑलवेज बी। अब ख्याल रखो, डिमांड के मिड पॉइंट पर, यानी डिमांड करके मिड पॉइंट पर हमेशा इलास्टिसिटी कैसी होगी, 1, और डिमांड करके मैक्सिमम पॉइंट पर, यानी वाई इंटरसेप्ट, इसको बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट और इसको बोलते हैं एक्स इंटरसेप्ट। तो वाई इंटरसेप्ट पर हमेशा ईडी कितनी होगी, इनफाइनाइट। अब मैं पी की और क्यू की निकालता हूं, लेकिन उससे पहले मैं बी की निकाल देता हूं। ईडी एट बी, लोअर सेगमेंट तो बेटा इसकी 0 है, क्योंकि बी से नीचे क्या है, 0, बी से ऊपर क्या है, ए बी। इट मींस क्या हो गया, 0। अब समझ में आ गया, क्या समझ में आया, यहां पर आपके पास ईडी कितनी आ रही है, इनफाइनाइट, और यहां पर ईडी कितनी आ रही है, 0, और यहां पर ईडी कितनी आ रही है, 1। समझ गए। तो 3 पॉइंट्स आपको निकल आए, ये मैक्सिमम, मिनिमम और मिड। अब इसके बीच में, यहां से लेकर यहां तक, इसके बीच में कहीं भी पॉइंट ले लो, मैंने पी यहां ले लिया, मैं यहां पॉइंट्स ले सकता हूं, कहीं भी पॉइंट लूंगा। तो ख्याल रखना, जब इस पर पॉइंट लूंगा तो इनफाइनाइट और 1 के बीच में आएगी ना इलास्टिसिटी। तो इनफाइनाइट और 1 के बीच में जो इलास्टिसिटी आएगी वो कैसी होगी, मोर देन 1। नेक्स्ट, अब एम और बी, इसके बीच में अगर मैं पॉइंट्स लेता हूं कहीं भी, यहां यहां यहां, जहां मेरी मर्जी आए मैं वहां पॉइंट्स ले लेता हूं। अगर मान लो लोअर मिड पॉइंट से नीचे अगर आप पॉइंट लेंगे तो इलास्टिसिटी क्या होगी आपकी, ईडी ऑलवेज बी लेस देन 1। गॉट इट, इज दैट क्लियर। अब निकाल के देखते हैं कैसे, ईडी एट किस पर निकालें, चलो मैं यहां निकालता हूं। ईडी एट, ईडी निकालिए किस पर बेटा, पी पर। तो बताओ पी पर, पीबी, लोअर सेगमेंट क्या हो गया आपके पास, पीबी अपॉन एपी। अब आप मुझे बताओ ऊपर वाला बड़ा है या नहीं है, पीबी ये वाली लाइन, और ये एपी। तो देयरफॉर क्या होगा, पीबी मोर देन एपी, यही है ना सिचुएशन। तो ईडी क्या होगी, ईडी एट पी क्या होगी आपके पास, ऑलवेज मोर देन 1। नेक्स्ट, ईडी एट क्यू, अब क्यू पे निकालो ये वाली, तो क्यू पे निकलेगा क्या आएगा, लोअर सेगमेंट क्यू का, क्यू से लोअर सेगमेंट बी क्यू और ए क्यू। अब इसमें बताओ क्या चीज बड़ी है, बी क्यू लेस देन ए क्यू। तो अब आपको ये पता होता है
कि जब न्यूमरेटर बड़ा होता है तो मोर देन 1 वैल्यू आती है, जब न्यूमरेटर छोटा होता है तो लेस देन 1 वैल्यू आती है। तो देयरफॉर इस केस में ईडी एट क्यू कितनी हो गई? लेस देन 1, क्योंकि अगर ऊपर वाला छोटा तो लेस देन 1 और ऊपर वाला बड़ा तो मोर देन 1। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल, यहां देखो 3/2 ऊपर वाला बड़ा है ना, तो वैल्यूज कितनी आएगी? 1.5, इट मींस मोर देन 1। और अगर मान लो ऊपर वाला छोटा 2/3 तो 0.67, लेस देन 1। तो अब ख्याल रखना कि अगर न्यूमरेटर बड़ा तो मोर देन 1, न्यूमरेटर छोटा तो लेस देन 1। जैसे कि यहां पीबी क्या है? बड़ा है, तो इसलिए मोर देन 1, और बीक्यू क्या है? छोटा है, तो लेस देन 1। ठीक है भाई दोस्तों, ये तीनों मेथड्स आपको समझ में आ गए, क्लियर? पहला मेथड था एक्सपेंडिचर, दूसरा प्रोपोर्शनेट, तीसरा ज्योमेट्रिक मेथड। ज्योमेट्रिक मेथड यानी पॉइंट मेथड, जिसके अंदर मैंने आपको डिमांड करके पॉइंट्स निकाल कर दिखा दिए कि डिमांड कर लिया जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस दोनों को मीट करता है। इसे वाई एक्सिस पर क्या कहलाती है? इंफिनिटी, और एक्स एक्सिस पर क्या कहलाती है? 0। ओके, तो मुझे कमेंट्स करके बताना कि कौन सा मेथड आपको इजीली समझ में आया, कौन सा नहीं आया, या किस मेथड में आपको परेशानी हुई है, तो वो मुझे सब कुछ कमेंट्स करके बताना। ओके, मैं वीडियो को यहीं लास्ट करता हूँ, एंड थैंक्स फॉर वाचिंग मी, एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर द वीडियो, और वायरल करो यार। ओके, दैट्स ऑल।